स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। डेली करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों, आज है 28 सितंबर 2020 और 28 सितंबर 2020 से बनने वाले डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और भाई करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे आपका दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या आने वाला कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पर डेली जो करंट अफेयर है वो क्या है मेजोरिटी में पूछी जाती है, ठीक है ना। और करंट अफेयर के साथ क्या है, मैं आपको क्या है एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता हूँ। और आपको भाई पीडीएफ जो क्या है हमारे यूट्यूब जो चैनल है उसमें हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको क्या है एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहाँ पे डेली मैं आपको क्या है प्रोवाइड करवाता हूँ पीडीएफ। क्लियर है? तो भैया अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम बताओ भाई। तो इस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है भाई? ई के पलनी स्वामी। ई के पलनी स्वामी जी तमिलनाडु के सीएम हैं और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ ये गवर्नर हैं, ठीक है ना। इसका एक लड़के ने जवाब दे रखा है जिसका नाम है सोनू। काफ़ी अच्छा करे भाई, क्लियर है ना। हर क्वेश्चन मतलब हर वीडियो में क्या है कमेंट करता है, और कमेंट मैं भी बोलता हूँ आपसे कमेंट किया करो। अगर आप वीडियो पूरी देखते हो, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताया है तो उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ई के पलनीस्वामी क्या है तमिलनाडु के सीएम है। उसके बाद बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आज का हमारा, हाल ही में किसने भारत की तरफ से 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया है? तो 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया है तो किसने किया भारत की तरफ से? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना, जो कि 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए ना, उन्होंने क्या है यूएन की जो काउंसिल थी, महासभा थी, उसको क्या है संबोधित किया, भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया। क्लियर है? और इन्होंने अपने भाषण में अगर बात करें तो इन्होंने अपने भाषण में बस मतलब कुछ बातें की हैं, जिनमें से मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, इन्होंने बोला है कि भाई जैसे कि जो भारत है वो जो यूनाइटेड नेशन जो काउंसिल है उसका परमानेंट सदस्य क्यों नहीं बन पा रहा। मतलब समझो, जो वीटो पावर होती है ना, जैसे कि वीटो पावर कुल मिलाकर अब तक क्या है 5 देशों को पास है, ठीक है ना। तो भारत भी बोल रहा है, भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई जो हमारा देश है वहाँ पर लगभग 18% से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है ना। और वहाँ पे अगर बात करें मतलब वो क्या है कि ताकतवर देश भी है भारत, ठीक है ना। तो हमारे देश को क्या है आज तक परमानेंट सदस्य क्यों नहीं बनाएगा, वीटो पावर क्यों नहीं दी गई, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ बात कही है नरेंद्र मोदी जी ने इस महासभा के अंदर। क्लियर है? जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। अब बात करें, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये क्या है? यूएनओ का ही पार्ट है भाई। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनओ का ही पार्ट है। ये जो काउंसिल है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है ना, यूएनओ का ही पार्ट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। और एंटोनियो गुटरेज, सेम है भाई, सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि यूएनओ का ये क्या है एक पार्ट है, ठीक है ना। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। क्या करने के लिए? पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया ने 2 विश्व युद्ध को देख लिया था और अब नहीं चाहते थे भी आगे आने वाले टाइम में भी युद्ध हो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार एक सिक्योरिटी काउंसिल जो है पूरे वर्ल्ड लेवल का यूएनओ एक संगठन बना रखा है, ठीक है ना। तो उसमें संबोधन करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। अब बात करें भाई वीटो पावर की, तो वीटो पावर अब तक केवल 5 ही देशों के पास है। वो कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले बात करेंगे चीन, फ्रांस और भाई रूस। मैं कोड में लिख देता हूँ, चीन, फ्रांस, रूस, अच्छा यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो ये 5 देशों के पास क्या है वीटो पावर है। और यूके में मैंने बताया था 3 से 4 देश आते हैं, ठीक है ना, वो मैं बताया था मैंने लास्ट टाइम में। क्लियर है? तो यूके में मतलब बहुत सारे देश आते हैं, और वो जब देश अपने आप को वीटो पावर मानते हैं, ठीक है ना, तो इनकी संख्या 7 हो जाती है, 7। क्लियर ना, 5 से 7 हो जाती है, क्योंकि यूके में क्या है, यूके एक ग्रुप ऑफ नेशन है, ठीक है ना। तो केवल 5 ही देशों को वीटो पावर मिली है, और भारत ने आवाज़ उठाई है कि भी हमें भी क्या वीटो पावर देनी चाहिए, हमें परमानेंट सदस्य बनाया जाए, ठीक है ना। क्योंकि 5 तो इसके परमानेंट सदस्य हैं इसमें, जो ये काउंसिल है सिक्योरिटी काउंसिल। और इसमें 15 हर दो साल के लिए नए 15 जो कंट्री चुने जाते हैं इस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। क्लियर? याद रखना भाई। तो भारत बोल रहा है कि भाई हमें तो क्या है परमानेंट सदस्य बना दो। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कितने रुपए का अनुदान दिया है? तो भारत ने श्रीलंका को अनुदान दिया हो तो कितने का भाई? $15 मिलियन का। $15 मिलियन का है क्या दान दिया है भाई भारत ने, ठीक है ना, श्रीलंका को। अब मिलियन से बात करेंगे, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। यानी कि 10 लाख को 15 से मल्टीप्लाई कर लो आप,
तो आपका एग्जैक्ट आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। क्लियर ना, 1,50,00,000 के करीब। ठीक है ना, तो इतने जो क्या है अनुदान राशि दी है 1,50,00,000। और फिर डॉलर की करेंसी 1 रुपये के मुकाबले में, तो डॉलर मान लो ये 1,50,00,000 हो गया, उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 1770 से, क्योंकि एक्सप्रो अप्रोक्सीमेटली 70 की एवरेज है डॉलर की। ठीक है ना, तो उससे मुकाबला करें तो ये टोटल क्या हो जाएगी, इतने रुपए दिए हैं श्रीलंका को। क्लियर है, $15 मिलियन। अब बात करें क्यों दिए हैं, दरअसल भी भारत और श्रीलंका के बीच में जो धर्म है उसके जो रिलेशनशिप है, क्योंकि जो एशियाई जो देश हैं उनमें बौद्ध धर्म काफ़ी मतलब प्रमुख मात्रा में मतलब मेजोरिटी में होता है। ठीक है ना, जबकि जो भारत की ही देन है बौद्ध। ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड को। तो बौद्धों के संबंधी जो मतलब जो भी कुछ है उसमें क्या है, रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए, जो बौद्ध संबंधों को क्या है बढ़ावा देने के लिए ये अनुदान राशि दी है श्रीलंका को। ठीक है ना, अब श्रीलंका है तो श्रीलंका के बारे में बात करें, भारत के बिल्कुल दक्षिण में लगता है कि ये देश है श्रीलंका। ठीक है ना, एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, जिसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे। ठीक है ना, रुपया यहाँ की करेंसी है। गोटाबाया राजपक्षे यहाँ की क्या है, राष्ट्रपति है, जो कि छोटे भाई है महिंद्र राजपक्षे के। ठीक है ना, छोटे भाई हैं महिंद्र राजपक्षे के, गोटाबाया राजपक्षे जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं। दोनों भाई यहाँ पे, और प्रधानमंत्री कौन है, महिंद्र राजपक्षे। क्लियर है, याद रखना भाई, श्रीलंका से रिलेटेड। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है, तो भाई विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है, वो मनाया गया भाई 27 सितंबर को। ठीक है ना, विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया है, 27 सितंबर को। अब ये मनाया क्यों जाता है, ये भाई टूरिज्म जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए हर देश में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हर जहाँ पे जो भी पर्यटन क्षेत्र है वहाँ पे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डे मनाया जाता है। ठीक है ना, और ये 27 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। और पर्यटन से क्या होता है दोस्तों, कोई भी देश जो क्या है पर्यटन को बढ़ावा क्यों देता है, वो इसलिए देता है कि भी पर्यटन जहाँ पे भी मतलब ज़्यादा होगा, जिस भी देश में ज़्यादा होगा तो उसका डायरेक्ट क्या इफेक्ट पड़ेगा जीडीपी पे। ठीक है ना, भारत मतलब जैसे कि भारत में लगा लो, तो भारत में अगर पर्यटन बढ़ता है, ठीक है ना, घूमने आते हैं दूसरे देशों से लोग, तो क्या है भारत की जीडीपी इंक्रीज होगी, इकोनॉमी जो क्या है बढ़ेगी। ठीक है ना, इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है ये भी टूरिज्म। क्लियर ना, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है भाई। अब बात करें 27 सितंबर को मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है इसके बारे में जान दो। ये मनाया जाता है यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा मनाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है भाई। ठीक है ना, 1 नवंबर 1974 के अंदर स्थापना हुई थी यूएनडब्ल्यूटीओ की। चलिए ना, और मैड्रिड यहाँ की क्या है, मैड्रिड में क्या है हेडक्वार्टर है, जो कि कैपिटल है स्पेन की। ठीक है ना, मैड्रिड में हेडक्वार्टर है भाई यूएनडब्ल्यूटीओ का। क्लियर है, और हेड कौन है फिलहाल में, वो हेड है भाई जुराब जोराब पोलिकासवी। ठीक है ना, ये इसके हेड हैं करंट टाइम में यूएनडब्ल्यूटीओ के, याद रखना भाई। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा ये तो हो गया, हाल ही में किस राज्य में पत्रकारों के लिए बीमा योजना का शुभारंभ किया है, तो भाई जो न्यूज़ रिपोर्टर जो होते हैं उनके लिए बीमा योजना लेके आया, तो कौन सा राज्य लेके आया है, उत्तर प्रदेश भाई। उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है पत्रकारों के लिए कि बीमा योजना है, इसके बारे में जानेंगे भाई। दरअसल जो भी मान्यता प्राप्त पत्रकार है ना यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जो मान्यता प्राप्त जो जिनको मान्यता मिली है, जो अच्छे दो पत्रकार हैं उनके लिए क्या है कि बीमा स्कीम है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। इसके तहत क्या होगा 5 लाख तक रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड करवाओगी उत्तर प्रदेश सरकार। किनको भाई, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को, न्यूज़ एंकर को। क्लियर ना, ठीक है भाई, याद रखना भाई। उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जितना भी जानते हो कमेंट सेक्शन में डाल दो, उससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डॉटर्स डे कब मनाया जाता है गया, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय डॉटर्स डे कब मनाया गया है, इंटरनेशनल जो डॉटर्स डे है कब मनाया गया, तो उसके बारे में जानेंगे। वो मनाया गया भाई 27 सितंबर को। भाई 27 सितंबर को जो क्या है एक डे और मनाया है, कौन सा भाई, अंतर्राष्ट्रीय डॉटर्स डे। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस। अब ये मनाया कब जाता है, दरअसल मैं बता दूं भाई, ये जो सितंबर महीने का जो फोर्थ फोर्थ जो संडे होता है ना,
सितंबर महीने का, सितंबर महीने का जो 4th जो संडे होता है उस दिन मनाया जाता है। अब ये 27 सितंबर को पड़ा, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसा नहीं भी ये 27 सितंबर को ही मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सितंबर महीने के जो 4th जो संडे होता है उसमें मनाया जाता है। क्लियर है, अंतर्राष्ट्रीय डॉटर्स डे। और भारत में अगर बात करें तो भारत में इस साल भाई मनाया है 4 सितंबर को मनाया गया। भारत में मनाया जाता है भाई 4 सितंबर को। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे भाई इसकी जो थीम थी वो क्या थी। वो थीम है भाई माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। मतलब जो गर्ल्स चाइल्ड है वो आवाज़ उठा रही है, माई वॉइस, अगर मेरी आवाज़ है आप सभी को, एक भाई अवर इक्वल फ्यूचर, आप क्या करो एक इक्वल फ्यूचर क्रिएट करो। बॉयज़ एंड गर्ल्स में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय डॉटर्स डे की। ठीक है ना, क्लियर है। ये थीम पूछ ली जाती है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बीसीसीआई ने अखिल भारतीय महिला चयन समिति के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो भाई बीसीसीआई ने क्या किया है, एक अखिल भारतीय महिला चयन समिति बनाई, जो महिलाओं की क्रिकेट जो बोर्ड है, महिलाओं के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जो क्या करेगी, क्रिकेट की जो महिला क्रिकेट में क्या है जो खिलाड़ियों का चयन करेगी। ठीक है ना, तो वो किसने बनाई है, बीसीसीआई ने। तो कितने सदस्यों की बनाई है, वो बनाई है 5 सदस्यों की। 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, किस नाम से भाई, अखिल भारतीय महिला चयन समिति के नाम से। ठीक है ना, बीसीसीआई के द्वारा। अब बात करें बीसीसीआई के बारे में, तो बीसीसीआई के बारे में अगर बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1928 के अंदर स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और सौरव गांगुली क्या है, हेड है भाई किसके, बीसीसीआई के। ठीक है ना, और मुंबई वानखेड़े स्टेडियम जो सुना हुआ है ना आपने, वहाँ पे हेडक्वार्टर है बीसीसीआई का। और बीसीसीआई के बारे में बात करें तो ये भाई क्या है, आईसीसी पे, आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उससे भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर खिलाड़ियों में। ठीक है ना, क्लियर भाई। तो अब इन्होंने क्या है 5 जो सदस्य की एक समिति बनाई है महिला क्रिकेट टीम के लिए। ठीक है ना, वो कौन कौन सी है भाई, वो है नीतू डेविड, अराती अराती वैद्या, ठीक है ना, रेणु मार्गेटे, और वे वेंकट वेंकटेचर कल्पना। ठीक है ना, और मिथु मुखर्जी। ये 5 सदस्य, 5 महिलाओं की, ये 5 महिला पूर्व जो महिला क्रिकेटर हैं उनकी ये टीम बनाई है, कमेटी बनाई है, जो कि क्या सेलेक्ट करेगी, महिलाओं की टीम को सिलेक्ट करा करेगी। ठीक है ना, क्लियर है। और इसकी जो अध्यक्षता है, जो इस कमेटी की जो चीफ है वो कौन है, नीतू डेविड है भाई। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस कलाकार ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हाल ही में किस कलाकार ने अपनी कलाकृति माय ग्रैंडला के लिए यूरोपियन लंग फाउंडेशन प्रतियोगिता जीती है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि भाई एक कलाकार है जिन्होंने अपनी कलाकृति जिसका नाम है माय माय ग्रैंडला के लिए यूरोपियन लंग फाउंडेशन प्रतियोगिता जीती है। तो कौन है भाई, वो हैं देव प्रसाद रॉय। देव प्रसाद रॉय जो कि सिक्किम के हैं। इन्होंने अपनी क्या है, जो अपनी जो ये जो उनके पास जो भी कलाकृति थी उनसे जो क्या है एक वो जीत लिया है, एक फाउंडेशन प्रतियोगिता जीत ली है, कहाँ पे, यूरोपियन लंग की। ठीक है ना, देव प्रसाद रॉय ने, ये कहाँ के हैं, सिक्किम के। क्लियर भाई, याद रखना है। अब बात करें सिक्किम आया तो सिक्किम के बारे में, क्योंकि ये सिक्किम के हैं, सिक्किम के बारे में बात करें तो सिक्किम की कैपिटल क्या है, गंगटोक होती है। ठीक है ना, और सिक्किम के बारे में बात करें तो सीएम है यहाँ के प्रेम सिंह तमांग, और गंगा प्रसाद यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं सिक्किम में राज्य के। ठीक है ना, और सिक्किम में क्या है, सबसे ज़्यादा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वह भारत का। ठीक है, करीब 5 से 6 लाख के करीब जो क्या है पॉपुलेशन यहाँ की, और सबसे कम जनसंख्या वाला है। और सबसे कम एरिया वाला कौन सा है, गोवा, याद रखना। और सिक्किम में क्या है, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर्वत है भाई, सिक्किम के अंदर ही। ठीक है ना, अब क्वेश्चन 2 बनते हैं भाई यहाँ से, एक भाई भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की, तो वो कंचनजंगा है। ठीक है, वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। कौन सी है, K2 भी। अब बात करें K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है, परंतु ये भारत के अंदर नहीं है, ये भारत के अंदर नहीं है, तो मतलब कहाँ पे है, दरअसल भाई ये जम्मू कश्मीर का मैप है, ये है भाई ऐसे पार्ट हो गए, ये चाइना के कब्जे में, ये पाकिस्तान के कब्जे में। तो ये जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है ना, तो यहाँ पे पड़ती है K2 चोटी, जो कि भारत में तो है, भारत में मानी जाती है भारत की सबसे ऊंची चोटी, परंतु भारत में स्थित जब आ जाए तो कंचनजंगा पर्वत भारत की सबसे ऊंची चोटी है भाई। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में चुनाव नहीं भाई, यहाँ पे चुनाव लिख लेना, हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा
किस राज्य में चुनाव कराने की घोषणा की है? तो भाई चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन जो कमीशन है, वो किस राज्य में चुनाव कराएगा? बिहार में भाई। बिहार में इस साल क्या है, अक्टूबर महीने में क्या है, इलेक्शन होने हैं विधानसभा के भी, ठीक है ना। विधानसभा के इलेक्शन होने हैं बिहार में, और उसको करवाने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है किसने भाई? इलेक्शन कमीशन है। बोल दिया कि भाई आप अक्टूबर में चुनाव कराओ। और ये चुनाव भाई 3 चरणों में होगा। कितने चरणों में? 3 चरणों में होगा। 3 बार वोटिंग डलेगी यहाँ पे, अलग अलग डेट में, ठीक है ना। और लगभग क्या है, 243 जो विधानसभा की सीट है यहाँ पे, 42 बिहार में, उन पर चुनाव होना है। और 243 विधानसभा की सीट है यहाँ पे, ठीक है ना, याद रखना, बिहार के अंदर। और इन्हीं पे चुनाव होगा, वोटिंग होगी अक्टूबर महीने के अंदर। 10 नवंबर को क्या है, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है ना, क्लियर है। और ऐसा पहली बार हुआ है भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऐसा अब हो रहा है कि भाई इतनी बड़ी महामारी के बावजूद इतना बड़ा इलेक्शन करवाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। देख सकते हो आप, 243 तो विधानसभा की सीट है, उनके लिए क्या है, इलेक्शन होना है, ठीक है ना। तो भाई एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा इलेक्शन होगा बिहार के अंदर, ठीक है ना, याद रखना। अब बातें हैं भाई चुनाव आयोग पर, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल सीपीओ में। आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 क्या कहता है कि जो चुनाव आयोग है ना, वो भारत की क्या है, एक स्वायत्त व्यवस्था भाई। आर्टिकल 324 क्या कहता है, उसमें भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसका जिक्र है। और उसमें बोला है कि जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग जो है, भारत की एक स्वायत्त व्यवस्था है, उस पर किसी का हक नहीं हो सकता, मतलब उस पर कोई मतलब अपनी वो नहीं जमा सकता भाई, ठीक है ना। किसी भी हिसाब से क्या अपनी थोप नहीं जमा सकता, चाहे वो प्रेजेंट में कोई भी सरकार हो या कोई भी हो, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन क्या है, एक फ्री स्वतंत्र जो व्यवस्था है, ठीक है ना, क्योंकि ये चुनाव करवाती है पूरे भारत के अंदर, क्लियर है। तो इसका जिक्र कब किस में है, 324 में। 324 से लिंक करो 124, 124 का किस में जिक्र है, आर्टिकल 124 बोलता है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है ना, क्लियर है, याद रखना। अब देखो जो ये इलेक्शन कमीशन है, इसका एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो कि करंट टाइम में कौन है, सुनील अरोड़ा जी, ठीक है ना। सुनील अरोड़ा जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इसमें 2 चुनाव आयुक्त भी हैं भाई, ठीक है ना, एक तो राजीव कुमार और एक सुशील चंद्रा। राजीव कुमार जो है क्या है, नए अपॉइंट किए हैं अशोक लवासा की जगह। अशोक लवासा जी कहाँ पे गए, उपाध्यक्ष बना दिया गया इनको एडीबी बैंक का। एडीबी बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक भाई, मनीला फिलीपींस के अंदर हेडक्वार्टर है एडीबी बैंक का। उसके बाद बात करेंगे भारत की तटरक्षक अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो भाई हाल ही में अनाउंसमेंट हुई है कि जो भारत की तटरक्षक अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो वो स्थापित की जाएगी भाई मंगलुरु। मंगलुरु शहर के अंदर भारत की तटरक्षक जो क्या है कि अकादमी एकेडमी बनाई जाएगी मंगलुरु के अंदर। अब ये मंगलुरु कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक के अंदर, ठीक है ना। दरअसल भाई कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु, बेंगलुरु भी है, परंतु वहाँ पे एक मंगलुरु शहर भी है कर्नाटक के अंदर, वहाँ पे क्या है, अकादमी स्थापित की जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। कौन सी अकादमी भी, तटरक्षक, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो एकेडमी है वो। इसमें क्या होगा भाई, दरअसल भाई ये अकादमी है, अकेडमी ट्रेनिंग देगी भाई, ये ट्रेनिंग देगी, मतलब उन देशों को, उन आसपास वाले जो देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, उनका कोई भी अगर मतलब ट्रेनिंग लेना चाह रहा है तो यहाँ पे आकर ट्रेनिंग ले सकता है। तो इस तरह की कोई एकेडमी है, जिसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी, मंगलुरु कर्नाटक के अंदर, क्लियर है। उसके बाद बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत का नया कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तब एक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसका मतलब क्या है, उद्घाटन भी कर दिया है किन्होंने, वो किया हमारे कृषि मंत्री। और कृषि मंत्री कैसे याद रखोगे नाम भाई, फिलहाल में जैसे कि 3 जो बिल आए हैं कृषि मतलब जो किसानों के खिलाफ बोले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो 3 जो आए हैं, जो बिल आए हैं, उनमें क्या बोल दिया गया किसानों को, भाई किसानों क्या करो, तो मरो, तुम तो परे मरो, तो मरो परो मरो, यानी तोमर का मतलब क्या हुआ, यानी कि क्या है, तोमर जी क्या है, करंट टाइम में हेड हैं कृषि अनुसंधान के, ठीक है, क्लियर है। तो कृषि अनुसंधान का जो ये केंद्र स्थापित किया जाएगा, पहले ये इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। असम के अंदर, ठीक है ना, एक नया केंद्र स्थापित किया जा रहा है कृषि अनुसंधान का असम के अंदर भाई, ठीक है ना। उद्घाटन किया है किसने भाई, हमारे कृषि मंत्री जो कि हैं कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उद्घाटन किया भाई इसका, के लिए असम के अंदर। और असम आया तो असम के बारे में बात करें तो असम की कैपिटल है भाई दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं असम राज्य के अंदर, क्लियर है।
असम के बारे में मैंने बताया था एक दो दिन पहले पूरी डिटेल के अंदर। तो वीडियो डेली देखा करो, मेरा नोट भी करा करो, ठीक है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताता हूँ भाई, अगर आप वीडियो को के लिए जो हेल्पफुल है आपके लिए, कहीं भी मतलब कोई भी नॉलेज इंक्रीमेंट मिल गया इससे, तो आप क्या किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, क्लियर ना। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आपने जवाब देना है, भारत की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। तो इसका आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है ना, मैंने बताया है बहुत बार। तो भाई ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, ठीक है ना। उससे मुझको क्या है, एक वो मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं मोटिवेशन का क्या रहेगा, मोटिवेशन जब मिलेगा मेरे को बहुत से ज़्यादा जब आप शेयर करते हो, तो उससे मैं आपके लिए और अधिक अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ। और कोशिश रहती है कभी और ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट हैं, पॉइंट हैं, वो जोड़ के मैं आपको करंट अफेयर लेके आऊँ, ठीक है ना। नहीं नहीं, उसको उसके लिए आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पीडीएफ के लिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन करना, पीडीएफ आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों वीडियो। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक